हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मलाहार की कविता पहली बूंद का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं पाठ से। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए, यानी कि स्टार बनाना है। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, बूंद, अंकुर या पावस? तो इसका सही उत्तर है अंकुर के लिए। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर। में काली पुतली है बारिश की बूंदें, मृत धरती, नगाड़ा या बादल। तो ये आपको कविता समझाते वक्त भी बताया था कि नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली किसको कहा गया है? बादल को। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो आपको आपस में अपने मित्रों के साथ बात करनी है, चर्चा करनी है कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करें। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ भावार्थ दिए हुए हैं, तो हमें इनका मिलान करना है। तो पहली पंक्ति देखते हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो इसे हम किसके साथ मिलाएंगे? बादल के साथ। उड़ता सागर किसको बोला गया है? बादलों को। बादल उड़ रहे हैं आसमान में, तो हम यहाँ पर बादलों से मिलाएंगे। बजा नगाड़े जगा रहे, बादल धरती की तरुणाई। अब यहाँ किसको बोला गया है? मेघ गर्जना। नीले नैनों सा यह अंबर, तो नीले नैन किसके हैं यहाँ पर? काली पुतली से यह जलधर। तो नीले नैन हमें देख रहे हैं यहाँ पे किसके हैं? आकाश के। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। रोमावली किसको कहा गया है यहाँ पे? रोमावली सी हरी दूब। तो हमारा अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हमें नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, हमें इनके क्या करने हैं? अर्थ बताने हैं। अर्थ बताने हैं और कक्षा में जो है वो हमें अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। तो जब एक्सप्लेन किया था आपको मैंने, कविता जब एक्सप्लेन करी थी तब भी आपको बताया था कि बादलों को यहाँ पर किससे तुलना की गई है? यहाँ पर सागर से। आसमान में लगता है जैसे एक समुंदर उड़ रहा है, बादलों की तुलना यहाँ पर सागर से की गई है। और सुनहरे बिजली के पर, ऐसा लगता है उनको सुनहरे बिजली के पर लगे हुए हैं। आसमान में जो बादल उड़ते हैं उसके बाद बिजली कड़कती है और तेज़ बारिश आती है और ज़ोर की आवाज़ आती है जब बिजली कड़कती है। तो इस तरह लगता है कि बादल जो है वो नगाड़े बजा रहे हैं। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विकलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। तो नीले नैनों साये अंबर, अंबर यानी कि आसमान। तो आसमान को यहाँ पे, आसमान की तुलना नीले नैनों से की गई है। और जलधर यानी कि बादल, तो बादलों की तुलना यहाँ पर किससे की है? उनको काली पुतली बोला गया है यहाँ पर, कि बादलों ने धरती का जो ये हाल देखा, वो सूखी पड़ी थी तो उनकी आंखों से दया के आंसू बह गए, यानी कि धरती पर जो है वो बादलों ने वर्षा कर दी और धरती की प्यास बुझाई। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? बारिश की पहली बूंद से बीज अंकुरित होने लगते हैं और हरियाली छा जाती है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? आकाश को नीले नैनों से तुलना की गई है और बादल को आँखों की पुतली के समान बताया गया है।
तो हमारा अगला प्रश्न है कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो जब हमने ये पंक्ति पढ़ी थी आसमान में उड़ता सागर, तब हमने पढ़ा था कि आसमान में सागर का उड़ना असंभव है, बट जब हम इसका अर्थ समझते हैं तो हमें पता लगता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। तो ऐसी पंक्तियाँ जो है वो कविता में कवि इसलिए डालते हैं ताकि वो कविता की सुंदरता को बढ़ाएं और उसको आनंददायक बना सकें। तो कविता में इस प्रकार के और भी दृश्य हैं जो आपको पहचानने हैं और उन पर चर्चा करनी है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरन है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इसके भिन्न भिन्न अर्थ हो। तो इस पंक्ति में अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। फूटने का अर्थ है पौधे का अनुकरण। तो फूट शब्द को यहाँ पर इसका प्रयोग अलग अलग अर्थ होते हैं इसके, जैसे कि फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। तो हमें फूट शब्द का प्रयोग करना है ऐसे वाक्य में जिसमें उसके भिन्न भिन्न, जैसे कि फूट शब्द का अर्थ होता है फूट फूट कर रोना, इसका अर्थ होता है ज़ोर ज़ोर से रोना। तो हम इसका जैसे वाक्य बना सकते हैं कि माँ ने जब बच्चे को खिलौना खरीद कर नहीं दिया तब वह फूट फूट कर रोने लगा। और फूट का अर्थ होता है भंग करना कुछ। तो इस प्रकार से हमें फूट शब्द जो है इसका अर्थ लिखकर साथ में वाक्य भी बनाना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। ये आपको कविता पढ़ते वक्त भी बताया था कि जलधर का अर्थ क्या होता है, जल को धारण करने वाला, यानी कि बादल। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए जो दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। जैसे कि वज्रधर, इसका अर्थ क्या है, वज्र धारण करने वाला। वज्र का अर्थ क्या होता है, जिसके पास आकाशीय बिजली या हीरा धारण करने वाला। शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। अब यहाँ हमें पहेली दी हुई है, अब इसमें से हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें शब्द जाल में से उनके उत्तर ढूंढने हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, नगाड़ा। ये देखिए यहाँ पर नगाड़ा। आँख के लिए एक अन्य शब्द, नयन। जल को धारण करने वाला, जलधर। एक प्रकार की घास, दूब। आंसू का समानार्थी, अश्रु। आसमान का समानार्थी शब्द, अंबर। अगला प्रश्न है पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। तो ये छात्र स्वयं करेंगे कि बारिश आने पर आपको कैसा लगता है। हर किसी का अनुभव, एक्सपीरियंस अलग होता है, भिन्न होता है। तो आपको कैसा लगता है जब बारिश आती है तो, और आपको कौन सी ऋतु सबसे ज़्यादा पसंद है, प्रिय है, वो भी बताना है आपने, और क्यों।
समाचार माध्यमों से प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आपको क्या करना है इसमें, आप जो है समाचार, इसमें आपको जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें जो संवाददाता होते हैं या टीवी देखते हो जब आप, तो उसमें न्यूज़ में संवाददाता जो होते हैं वो बाढ़ के बारे में, कभी सूखे के बारे में, कभी ठंड के बारे में, कभी बारिश के बारे में बताते हैं। तो आपने भी जो स्थिति देखी है, चाहे गर्मी देखी है, सर्दी देखी है, बारिश देखी है, उसके बारे में आपको आंखों देखा हाल जो है वो अपनी कक्षा में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजन। नाम देना ही सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। तो हमें इस चित्र को देखना है और इसको कोई नाम देना है। तो क्या नाम दे सकते हैं हम इसे, जैसे ये यहाँ पर हरियाली है, पल्लवन या बहार। अगला प्रश्न है, इन्हें भी जानिए। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में बजाया जाता है, जिसमें एक ही ध्वनि पतली तथा दूसरे की मोटी होती है। तो यहाँ पे आपको नगाड़े के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, खोजबीन। आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें और अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो आपके यहाँ जब कोई भी त्यौहार होता है, उत्सव होता है, तो आप क्या बजाते हो, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हो, जैसे मंजीरे बजते हैं, गिटार बजते हैं, ड्रम बजते हैं। आपको उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर अपने समूह में चर्चा करनी है कक्षा में। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ इंद्रधनुष बनाना है और इंद्रधनुष बना के उसमें रंग भरने हैं और उस पर छोटी सी कविता लिखनी है और उसको प्यारा सा नाम भी देना है। ठीक है, तो आप जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। मैं आपको रंग बता देती हूँ और आप उससे इंद्रधनुष यहाँ पे बनाएंगे। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।